कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मास एंड वेट में डिफरेंस। काफी कंफ्यूजिंग चीज है ये, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिए अधिक से अधिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये मास क्या है? द्रव्यमान। हिंदी में देखा जाए तो द्रव्य और मान लिखा है। इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और मान दैट मीन्स वैल्यू। मतलब क्या हुआ, कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है तो उसमें पदार्थ की कितनी मात्रा है वही कहलाता है द्रव्यमान, मास। उदाहरण के लिए मान लिया जाए, यदि ये एक फल है कुछ भी और इसमें पदार्थ की यदि 6 केजी मात्रा है तो यही इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग केजी में लिखते हैं। किसी भी पदार्थ में कितनी मात्रा है उसको लिखा किस में जाता है? केजी में लिखा जाता है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये मास कभी बदलेगा नहीं। स्थान परिवर्तन से, अंतरिक्ष में चले जाने से, पोल पे चले जाने से इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि यहाँ पर 6 केजी है अर्थ में, आप मून पर भी चले जाइए तो वो 6 केजी ही रहेगा। पोल पे चले जाइए 6 केजी ही रहेगा। अंतरिक्ष में चले जाइए 6 केजी ही रहेगा। ये कभी बदलने वाला नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए एक मुर्गा है, यदि हम अर्थ पे उसको काटेंगे 2 किलो यदि निकलेगा तो हम मून पर भी ले जाकर काटेंगे तो वो 2 किलो ही निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां ले जाने से खून उसका सूख जाएगा। यहाँ 2 केजी, वहां भी 2 केजी। ठीक है। अब यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा इस तरह से कि बोलेगा कि अर्थ पर, पृथ्वी पर कोई भी पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो 60 केजी है। कहाँ पे? अर्थ पे। तो पूछता है कि मून पर कितना होगा, चंद्रमा पर कितना होगा। ठीक है, मून पर कितना होगा? ऑप्शन 60 केजी, 10 केजी, इस तरह से दिया रहेगा। अब सभी लोग मार देते हैं 10 केजी, जो कि गलत है। 60 केजी होगा। हम क्या बोले कि यहाँ यदि 60 केजी है, मास है ना ये, और मास कभी नहीं बदलता। यहाँ 60 केजी तो मून पे भी ये 60 केजी ही रहेगा, 10 केजी नहीं होगा कभी। ध्यान रखिएगा, बुक में भी गलत आंसर दिया रहता है काफी बार, तो आप हरगिज कंफ्यूज मत हो। यहाँ 60 केजी, मून पे भी 60 केजी ही होगा, क्योंकि ये मास है, कभी नहीं बदले। अब देखिए, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वेट क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। सिंपल वर्ड में यदि कहें तो किसी भी खिंचाव अथवा किसी भी धक्के को बल कहते हैं। एनी पुल और एनी पुश इज कॉल्ड फोर्स। मान लिया जाए ये आपका बोर्ड है, इसमें यदि हम धक्का देते हैं तो हम इस पे क्या कर रहे हैं? तो बल लगा रहे हैं। अब पानी निकालते हो कुआं से, आप क्या करते हैं? उसको खींचते हैं। तो यदि आप कहीं धक्का देते हैं या किसी को खींचते हैं तो ये आपका क्या है? बल है, फोर्स है। और ध्यान रखिएगा, फोर्स लगाने से किसी भी पिंड में, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ये त्वरण क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन, तो ये त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन किस दर से हुआ है वही आपका क्या कहलाएगा? त्वरण, एक्सेलरेशन। कैसे निकाल सकते हैं इसे? सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि वेग में परिवर्तन हुआ कितना है, और दूसरी बात उसके लिए कितना समय लिया गया है। दैट मीन्स समय से इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है एक्सेलरेशन निकल आएगा। जैसे मान लिया जाए 20 मीटर पर सेकेंड था और 2 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 28 मीटर पर सेकेंड। फोर्स लगाया, 2 सेकेंड के बाद कितना हो गया? 28 मीटर पर सेकेंड। यहाँ यदि हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे वेग में परिवर्तन हुआ कितना। 20 से 28 हुआ तो परिवर्तन कितना हुआ? 8 ही ना बढ़ा है, तो 8 हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए कितना समय लिया गया है? वेग में परिवर्तन ये हो गया, समय कितना लिया गया है? 2 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वेग में परिवर्तन बटा समय 2 सेकेंड। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ऊपर 4 मीटर, और ध्यान रखिए ये सेकंड नीचे आएगा और 1 सेकंड पहले से है तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख देते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स हर सेकंड में जो है 4 मीटर बढ़ा है। आप देख सकते हैं ना कि 8 यदि बढ़ा है 2 सेकंड में तो हर सेकंड में 4 करके बढ़ा है। तो यही आपका क्या निकल गया? एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखिएगा कि यदि हम फोर्स लगाए और बढ़ा, एक्सेलरेशन आया, तब तो ये कहेंगे। लेकिन यदि अर्थ फोर्स लगाए, क्या? यदि पृथ्वी फोर्स लगाए तो पृथ्वी के द्वारा फोर्स लगाने से जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसको हम लोग ए ना लिख करके उसको हम लोग जी लिखते हैं। लिखे हैं तो इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन है ये। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? जो उत्पन्न हुआ है किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी दैट मीन्स अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो उत्पन्न हुआ है। ठीक। एक और आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि बल का इक्वेशन क्या होता है, बल का समीकरण क्या होता है। तो बल का समीकरण होता है F बराबर ma। दैट मीन्स कितना मास है उसका और कितना एक्सेलरेशन। वेट क्या है? तो वेट एक प्रकार का बल है, भार एक प्रकार का बल है, फोर्स है। जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अर्थ ही नहीं, वो मरकरी भी हो सकता है, वो मून भी हो सकता है।
तो अर्थ हो, मरकरी हो, मून हो, कुछ भी हो, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जिस बल से खींचती है वही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। मान लिया जाए यदि ये अर्थ का एग्जांपल लेते हैं, ये अर्थ है और यहाँ पे अर्थ का सेंटर कौन सा होगा, तो मान लिया जाए यदि अर्थ एक एप्पल है तो एप्पल का बीज जहां पर होता है वही अर्थ का क्या हो जाएगा, सेंटर। ये अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। मान लिया जाए ये एक एप्पल है, सेब है या कुछ दूसरा भी जो भी रहे भाई, इस सेब को अपनी तरफ खींचती है, आम कटहल कुछ भी रहे, इसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है, इसी के कारण ये पृथ्वी पर गिर जाता है। तो जिस फोर्स से खींचेगा वही क्या कहलाएगा, उसका वेट कहलाएगा। ठीक है, मान लिया जाए यदि ये एप्पल 2 केजी का है, होता तो नहीं इतना बड़ा, ठीक है, तो इसका वेट कितना होगा यदि हम निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि किस फोर्स से खींच रहा है। उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अभी हम पढ़े हैं कि फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल जी लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स कितना लगाएगा, तो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा मास और इंटू ए ना लिख करके क्या लिख दिए, जी। और यही फोर्स जिस फोर्स से खींच रहा है वही क्या कहलाता है, वेट। तो हम इसको वेट लिख सकते हैं। दैट मीन्स वेट का जो फार्मूला बना वो क्या बना, मास इंटू जी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फोर्स को किस में लिखा जाता है, न्यूटन में लिखा जाता है। तो वेट को भी हम किस में लिखेंगे, न्यूटन में लिखेंगे, क्योंकि एक प्रकार का बल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका वेट कितना होगा, निकाल कर देखते हैं वेट कितना होगा। मास इंटू जी, देखिए मास कितना बोला है इसका, 2 केजी बोला है, और जी का वैल्यू कितना लिया जाता है, 9.8। पृथ्वी पर 9.8 लेते हैं। ठीक है, तो 9.8, अब इसको कैलकुलेट करिए तो 19.6, इतना क्या लिखेंगे, वेट है, न्यूटन लिखाएगा। हो गया, ठीक है, ये न्यूटन हो गया। समझ पाए होंगे इसे। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि है तो उसका मास तो नहीं बदलता, लेकिन जी बदलता है, और जी बदलने के कारण वेट भी बदल जाता है। तो हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बदलेगा और कहां कहां बदलेगा। सबसे पहले यहां पर देखिए कि इस जी बराबर क्या होता है, ये स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कि इस स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टा आर स्क्वायर। इसको हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में डिस्कस किए हैं, आप विशेष जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ग्रेविटेशनल। ये आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि इसका कम से कम यूज करें, लेकिन फिर भी इसका जरूरत पड़ेगा। ये आपका कैपिटल जी क्या है, तो ये कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदलेगा नहीं। अर्थ पे रहिए, मून पे रहिए, कहीं भी रहिए, इस कैपिटल जी का वैल्यू नहीं चेंज होता, और इस कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी का वैल्यू है, कभी नहीं बदलेगा। और ये कैपिटल एम क्या है, तो मास, अर्थ का मास। मून पे चले जाएंगे तो मून का मास लेना पड़ेगा। और ये आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। मान लिया जाए यदि ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ये वाली जो दूरी है, यही दूरी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कैपिटल एम किसका है, अर्थ का मास है। मून पे चले जाएंगे तो मून का मास लेना होगा। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए रिलेशन कैसा है, यदि मास ज्यादा होगा तो जी भी ज्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। कम होगा यदि मास तो ये जी भी कम हो जाएगा। आर के साथ कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। देखिए ये ऊपर ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम। लेकिन इसके साथ उल्टा रिलेशन है, ये नीचे में है। उल्टा रिलेशन का मतलब होता है कि आर अधिक होने से जी का वैल्यू जो है वो कम हो जाए। ये कम हुआ तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा। उल्टा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, ये पूरब तो ये पश्चिम, ये ज्यादा तो वो कम, ये कम तो ये ज्यादा। अब देखिए यदि हम अर्थ पे हैं और ये अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सतह पर है, तो अर्थ के सतह पर किसी भी पिंड का जो आपका वेट होता है वो मैक्सिमम होता है। यहां पर वेट क्या है, मैक्सिमम। यदि इससे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, ऊंचाई में चले जाएंगे, तो ऊंचाई में जाने से या नीचे जाने से दोनों ही कंडीशन में जो है वेट जो है वो घट जाता है। दोनों ही कंडीशन में वेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों घटेगा समझने का यदि कोशिश करते हैं तो यहां पर देखिए कि मान लिया जाए ये हमारा अर्थ का ये सेंटर हो गया। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस पर रखते हैं तो आप देखिए दूरी तो यहाँ पे कम पड़ेगा, हाँ दूरी कम पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे, मान लिया जाए इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तो दूरी आपका ज्यादा हो गया है। ठीक है, आप सोच करके देख लीजिए कि यदि दूरी ज्यादा हो गया
तो इस कंडीशन में अर्थ ज्यादा बल लगा पाएगा क्या? वेट होता क्या है? एक प्रकार का बल होता है ना, जिस बल से खींचता है। तो आप बताइए, इस कंडीशन में अर्थ ज्यादा फोर्स लगा के खींच पाएगा या इस कंडीशन में ज्यादा फोर्स लगा पाएगा? यहां पर नजदीक है तो ऑब्वियस है ज्यादा फोर्स लगा पाएगा। आप खुद सोचिए ना कि नजदीक रह करके यदि खींचना हो किसी चीज को तो आप ज्यादा बल लगा पाएंगे, लेकिन वही चीज यदि दूर चला जाए तो आप कम बल लगा पाएंगे। सेम यहाँ है कि यहाँ चूंकि नजदीक है, दूरी कम है, तो ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, और ज्यादा फोर्स लगा पाएगा तो ज्यादा वेट होगा, क्योंकि भार क्या है? एक प्रकार का बल ही है जिस बल से खींचती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा बल से खींच पाएगा, वेट ज्यादा होगा। ऊपर चले जाने से दूर चला जाएगा, फिर कम बल लगा पाएगा, और कम बल लगा पाएगा तो वेट भी कम होगा। अब बोलिएगा नीचे आने से कैसे चेंज होगा सर? यहाँ पर समझिए, देखिए नीचे आने से होता क्या है, जब इस ऑब्जेक्ट को हम सरफेस पे न रख करके यहां पर ले आते हैं, मान लिया जाए अर्थ को खोद के चले गए और उस ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिए, यहां पर रख दी, तो ध्यान रखिए इस कंडीशन में होता क्या है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ध्यान रखिए, यदि आप किसी भी पिंड को यहां पर रखे हैं तो अर्थ का ये पूरा वाला मास लेना होगा, ठीक। लेकिन यदि इसी ऑब्जेक्ट को, पृथ्वी को खुदाई करके यहां पर रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं, तब केवल यही वाला मास लेना पड़ेगा, केवल यही वाला मास लेना पड़ेगा अर्थ का। और देखिएगा थोड़ा सा यदि आप अंदर जाएंगे तो मास बहुत ज्यादा कम हो जाता है अर्थ का। आप देखे होंगे, एक नारियल लीजिए और नारियल का केवल ऊपर वाला कवर हटाइए, थोड़ा सा हटाइए, थोड़ा सा हटाइए, देखिए मास कितना ज्यादा कम हो जाता है। तो अंदर जाने से अर्थ का मास बहुत ज्यादा घट जाता है, और अर्थ का मास बहुत ज्यादा घट जाने से जी का वैल्यू घट जाता है। और जब जी का वैल्यू घट जाएगा तो वेट का फॉर्मूला mg होता है ना, तो जी का वैल्यू घट जाएगा तो वेट भी घट जाएगा। तो नजदीक अंदर जाने से वेट क्यों कम होता है? तो उसका कारण है कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, आप बोलिएगा सर नजदीक गया, सो नजदीक गया तो ज्यादा बल लगाना चाहिए था। हाँ, ज्यादा बल लगाना चाहिए था, लेकिन ये जो है आपका जी केवल दूरी पर ही थोड़ी डिपेंड करता है, एम पर भी तो डिपेंड करता है। और आप एक चीज देखे होंगे कि ये यदि थोड़ा सा हम नजदीक जाते हैं, थोड़ा सा अंदर जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए ओवरऑल इसी का इफेक्ट रहता है, ओवरऑल इसी का इफेक्ट रहता है। और नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे देखिए, मान लिया जाए कि आप 10 गो मिर्चा खा गए, आप क्या किए, 10 गो मिर्चा खा गए और थोड़ा सा चीनी लिए, थोड़ा सा चीनी लिए 2 ग्राम। बताइए ज्यादा इफेक्ट किसका रहेगा? बोलिएगा सर मिर्चा का रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। ठीक उसी तरह से यहां पर सोचिए कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा कम हो जाता है, सो आपका जी का वैल्यू कम हो जाता है मास कम होने से। ठीक है, समझ गए? और यदि डाउट हो तो आप दोबारा प्ले करके जरूर देख लीजिएगा। हम समझाने का कोशिश किए, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सभी लोग इसको रटते हैं, और हम आपको समझाने की कोशिश किए। यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दोबारा प्ले करके देख लीजिए। वैसे आगे का कोई भी कंफ्यूजिंग चीज नहीं, आगे सब आसानी से समझ में आएगा। पैसेंस के साथ जो है वो देखते रहिए। एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले देखिए, ये अर्थ है यदि, तो ये अर्थ हमारा चपटा है, इसमें कई रेखाएं खींची गई है, कई इमेजिनरी लाइन्स खींचे गए हैं। उसमें जो लाइन बीचों बीच खींचा गया है, जो लाइन बीचों बीच खींचा गया है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य क्यों कहा गया है? भू मने पृथ्वी और मध्य मने बीचों बीच, तो ये पृथ्वी के चूंकि बीचों बीच है इसलिए से क्या कहा गया? भूमध्य रेखा। इसी को क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर क्यों कहा गया? इक्वेट से बना, इक्वेट मतलब बराबर करना, और ये चूंकि अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो इसे कहा गया क्या? इक्वेटर। इसको विषुवत भी कहते हैं। विषुवत क्यों कहे? विषु मने बराबर होता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत सब एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर चले जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ पर चले जाए तो 23.5 डिग्री, इसका एक स्पेशल नाम होता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर ऊपर चले जाएंगे तो यहां पर जाकर के ये हो जाता है 90 डिग्री, और इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, फिर इसी तरह से नीचे आइएगा तो 23.5 डिग्री नीचे तरफ, और इसको कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर नीचे चले आएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा, और इसको कहते हैं साउथ पोल। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखते हैं, कहां पर? भूमध्य रेखा में। तो आप बताइए ऐसे कंडीशन में दूरी ज्यादा पड़ेगा या क्या होगा? इसके कंपैरिजन में पोल
पर रखे हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पर रखने से दूरी ज्यादा है या कम? चपटा है, तो चपटा है तो ये वाली दूरी अधिक है, दिख रहा है ना। यदि दूरी अधिक है तो बताइए फोर्स ज्यादा लगा पाएगा अर्थ या कम लगा पाएगा? दूरी अधिक है, आप सोचिए, अभी तुरंत पढ़े हैं कि यदि दूर चला जाएगा तो फोर्स तो कम लगा पाएगा, और कम फोर्स लगा पाएगा तो कम वेट आएगा। वेट तो फोर्स ही है ना, जिस फोर्स से खींचता है। यहाँ दूरी अधिक होने के कारण फोर्स कम लगा पाएगा और कम फोर्स लगा पाएगा, दैट मीन्स वेट क्या होगा? कम होगा। तो इक्वेटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो कम होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे इधर चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दूरी घटता जाएगा और यहाँ पे आकर के दूरी बहुत ही ज्यादा घट जाएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल पे आके। और क्योंकि नजदीक हो गया है, दूरी घट गया है, सामने हो गया है, और सामने हो गया है तो ज्यादा बल लगा पाएगा ना, अर्थ ज्यादा फोर्स से खींच पाएगा, और ज्यादा फोर्स से खींच पाएगा तो वेट का भी वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वेट कम था, लेकिन जब आप पोल पर चले गए तो वेट जो है वो ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं? अब यहाँ से क्वेश्चन जब पूछेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये वेट ज्यादा नॉर्थ पोल पे होगा या साउथ पोल पे होगा। अधिकतर बार ऑप्शन केवल पोल देता है। यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों दे दिया तब आप ध्यान रखिएगा साउथ पोल पे थोड़ा सा ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। साउथ पोल पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका कारण है ये और ज्यादा नजदीक है। मान लिया जाए ये वाली दूरी यदि 10 है, मान लिया जाए तो ये वाली दूरी 9 ही है, तो ज्यादा नजदीक है तो यहाँ और ज्यादा बल लगा पाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये जो और ज्यादा बल लगा पाएगा तो वेट और ज्यादा आएगा। दैट मीन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज्यादा कहां पे होगा? तो साउथ पोल पे ज्यादा होगा। समझ गए इसे? ठीक है। अब देखते हैं कि यदि हम मून पर चले जाते हैं तो क्या होगा। जब अर्थ पे थे तो अर्थ पे रहने पर वेट का फॉर्मूला mg लगाएंगे, और जब आप मून पर चले जाएंगे तो वहां वेट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? m। और ध्यान रखिए अर्थ पर जितना g है मून पर हो जाता है 1/6। यहाँ पर जितना g का वैल्यू है, g का वैल्यू 9.8 होता है पृथ्वी पर, मून पर इसका वैल्यू 1/6 हो जाता है, g का 1/6 हो जाता है। तो वहां g ना लिख करके g का 1/6 लिखेंगे। तो आप सोच करके देख लीजिए कि यहाँ पर जो वेट आएगा अर्थ पे, मून पर वही आएगा या फिर 1/6 आएगा उसका? बोलिएगा 1/6 आएगा सर। जैसे मान लिया जाए कि अर्थ पर कोई भी पिंड का वेट आपका 60 न्यूटन है, अर्थ पे कितना है? 60 न्यूटन, तो मून पर ये कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर यहाँ mg, तो वहां पर 1/6 हो जाएगा। तो 60 न्यूटन यहाँ है तो आप 60 न्यूटन का 1/6 कर दीजिए, तो आपका आ गया 10 न्यूटन। यहाँ पर 60 न्यूटन तो वहां पर कितना? 10 न्यूटन। समझ गए इसे? ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि मरकरी पर कितना होता है? मून पर 1/6 होता है, मरकरी बुध पे कितना होता है? तो याद रखिएगा 19/50 होता है। वैसे बाकी ग्रहों के लिए भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा एग्जाम में। आज तक जितनी बार भी पूछा है मून से ही पूछा है, बस केवल एक बार जो है वो मरकरी से पूछा है, बुध से पूछा। अर्थ पर 90 न्यूटन है अर्थ पर, तो मून पर ये कितना होगा? और ये आपका मरकरी पर कितना होगा? ठीक है, बुध पर कितना होगा? तो बोलिएगा सर अर्थ पर जितना है मून पर हो जाएगा उसका 1/6, तो 90 न्यूटन का 1/6 निकाल दीजिए यहाँ पे। और मरकरी पर चले जाइएगा सर तो यहाँ पर हो जाता है 19/50। तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, परेशान कर सकता है। क्या? ध्यान दीजिए कि अर्थ पर 60 kg है मास। ये क्या है? मास अर्थ पर। अब आपसे पूछ दिया कि मून पर इसका वेट कितना होगा। मून पर जो है इसका वेट कितना होगा, बताइए, सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए और सोचिए कैसे हो। अब बहुत लोग बोलेंगे सर मास है ना 60 kg, तो मून पर भी 60 kg होगा। तो ठीक है भाई 60 kg होगा, लेकिन 60 kg तो ये मास होगा ना। आपसे पूछा क्या है? वेट पूछा है, यही ध्यान रखिए। दे रखा है अर्थ पे मास और पूछ रहा है मून पे मास नहीं, मून पर वेट पूछ रहा है। यदि यहाँ पर वेट ना पूछ करके यदि ये मास पूछता तब तो 60 kg का 60 kg ही रहता, कहीं भी ले जाए, मुर्गा को कहीं ले जाके काटिए उतना ही निकलेगा। लेकिन मास कहाँ पूछा है भाई? वेट पूछा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा भैया अर्थ पर वेट कितना है, तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे। तो अर्थ पर वेट निकालिए, अर्थ पर वेट कितना होगा, अर्थ पर वेट कितना होगा, अर्थ पर वेट कितना होगा, उसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m × g। और जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 60 kg बोला है और g का वैल्यू लीजिए 9.8। वैसे क्वेश्चन में देख लेना है कि 10 लेने बोला है क्या,
ठीक है, कभी कभार बोलता है कि जी का वैल्यू 10 लीजिए तो आप 10 ले लीजिएगा, नहीं बोलेगा तो 9.8 ही लीजिएगा। ठीक है, कभी कभार कुछ ना बोलने पर भी हमको 10 लेना पड़ता है ऑप्शन के अनुसार। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये मास और वेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, इस मास की बात करें तो ये कभी चेंज नहीं होता है और ये वाला चेंज होता है जी बदलने के कारण। इसको मापने के लिए हम लोग बीम बैलेंस का यूज करते हैं, दंड तुला का यूज करते हैं। सभी लोग देखे होंगे, एक डंडा है, इसमें इस तरह से लगा रहता है और यहाँ पर एक रहता है जिसमें वस्तु को चढ़ाते हैं, वस्तु को रखते हैं, और इधर एक जिसको लोहा वाला बटखारा जिसको बोलते हैं उसको चढ़ाते हैं। यहाँ पे डंडा लगा रहता है, बीम लगा रहता है, इसी से तौलते हैं। ये क्या है, आपका बीम बैलेंस है। तो मास निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बीम बैलेंस। लेकिन वही चीज यदि वेट निकालना है तो फिर स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, यह स्प्रिंग बैलेंस तो शायद आप नहीं देखे होंगे, लेकिन इसका डुप्लीकेट जरूर देखे होंगे। गैस दुकान में जो रखता है ना स्प्रिंग वाला, उसमें गैस को डाल देता है फिर नीचे खींच देता है। ठीक है, तो वो एक तरह से स्प्रिंग बैलेंस है, लेकिन वो पूरी तरह से स्प्रिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि यदि वो स्प्रिंग बैलेंस होता तो वेट बताता, और वेट बताता तो वेट को न्यूटन में लिखते हैं। तो क्या वो न्यूटन में लिखा था, बताया था? नहीं। तो वो पूरी तरह से स्प्रिंग बैलेंस नहीं, लेकिन समझने के लिए आप उसको देख सकते हैं कि वो स्प्रिंग बैलेंस है। तो इसे स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है। बैलेंस माने तुला, तराजू। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, क्या मास कभी जीरो हो सकता है? क्या कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो सकता है? आपका मास जीरो हो सकता है? नहीं। 2 किलो, 4 किलो, 2.5 किलो, 250 ग्राम कुछ भी तो होगा, तो मास जीरो नहीं हो सकता। लेकिन ये आपका जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? यदि जी जीरो हो जाए, यदि जी जीरो हो जाए तो ये डब्ल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। कहां कहां पर ये जीरो हो जाता है? तो एक तो आपका अंतरिक्ष में चले जाने से। देखिए, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना कि अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल घटता जाता है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, खींचने का जो बल है, वो लगभग जीरो हो जाता है। तो अंतरिक्ष में चले जाने से किसी भी पिंड का जो वेट है वो जीरो मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि अर्थ का फोर्स जीरो हो जाता है तो आपका वेट भी क्या हो जाता है, जीरो। उसके बाद अर्थ के सेंटर में यदि चले जाएंगे, यहां पर सेंटर में यदि चले जाएंगे, ठीक है, सेंटर में, तो यहां पर भी जाने से जो है आपका वेट जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, वहां पर जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। यहां पर जाने से जी का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है, तो वेट भी जीरो हो जाता है। बोल रहे होंगे सर जी का वैल्यू जीरो क्यों हो जाता है? तो देखिए, जी का एक फार्मूला हम क्या लिखे थे, यही लिखे थे। अब बताइए, किसी भी पिंड को सेंटर में ले जाके यदि रख देंगे, एक सेब है उसको पृथ्वी के सेंटर में ले जाके रख देंगे, तब तो दूरी ही नहीं कुछ है, और चूंकि दूरी ही नहीं कुछ है और हमारा जीरो है, सो जी भी आपका क्या आ जाएगा, जीरो। वैसे मास भी तो यहाँ जीरो